नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड सीबीटी बेस एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए 100% जरूरी है। इसलिए आप लोग जो है इस क्लास के एक सेकेंड को भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, इस क्लास में साइंस से 15 ऐसे प्रश्न को टारगेट किया गया है जो कि इस बार आपके डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये 100% आपको मैं गारंटी देता हूं कि इससे आपको एक या दो प्रश्न जरूर आएगा सिर्फ इस वीडियो से। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है इस क्लास को एक सेकेंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। 15 के 15 प्रश्न टॉप लेवल का है, तो आप लोग अपना एक कॉपी निकाल के सभी प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। इससे पहले देखिए कि इसी मॉडल पेपर से 4 और क्लास हो चुके हैं। सीरियल में आपको बिल्कुल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस क्लास के बाद वो भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताइए, जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? चलिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका मार्टेसी, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका मालवेसी, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका लिलियसी और ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका यूफोर्बियसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया यूफोर्बियसी। बताइए कौन सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो 100% अभी याद कर लीजिए दोस्तों, जो जैव डीजल होता है वो अधिकतर जो होता है दोस्तों यूफोर्बियसी के द्वारा उत्पादित किया जाता है। ठीक है, यूफोर्बियसी के द्वारा जो होता है जैव डीजल उत्पादित किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। सभी के सभी प्रश्न का आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा उत्तर कमेंट में करने का। ठीक है दोस्तों, चलिए 2 नंबर का बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से सीनाबार किसका अयस्क है? ठीक है, सीनाबार किसका अयस्क है? चलिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है मैग्नीशियम, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी में आपका पारा, ऑप्शन सी में है एल्यूमिनियम, ठीक है, ऑप्शन सी में एल्यूमिनियम और डी में है लोहा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सीनाबार किसका अयस्क है? ठीक है दोस्तों, जो नहीं जानते हैं 100% अभी याद कर लीजिए दोस्तों, सीनाबार जो होता है दोस्तों पारा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सीनाबार किसका अयस्क है? तो सीनाबार जो अयस्क है वो पारा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए, ठीक है, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए है आप सभी के लिए घटता है, ऑप्शन बी है आप सभी के लिए दोस्तों स्थिर रहता है, ऑप्शन सी है आप सभी के लिए बढ़ता है और ऑप्शन डी में है आप सभी के लिए उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आप लोग याद किया, यदि किसी प्रतिरोध तार को दोस्तों लंबा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी के सभी प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए और इस प्रश्न को आप लोग 100% याद कर लीजिएगा। अभी तक आप लोग याद नहीं किए थे तो देखिए 4 में है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु अष्टक नियम का अपवाद नहीं है? कौन सा अणु अष्टक नियम का अपवाद नहीं है? ऑप्शन ए में है BF3, ऑप्शन बी में है PFS, ऑप्शन सी में है दोस्तों IF, ऑप्शन डी में है CO2। आप लोग बताइए कौन अष्टक नियम का अपवाद नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, CO2 अष्टक नियम का अपवाद नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, बाकी जितना है सबके कक्षा में 9, 10, 11, 12 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन है। अष्टक नियम का मतलब हुआ कि जिसके परमाणु संख्या, ठीक है दोस्तों, जिसके इलेक्ट्रॉन जो है, जिसमें जो है दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो अष्टक नियम का पालन करते हैं। जिसमें 8 से अधिक होते हैं या उससे कम होते हैं वो अष्टक नियम के अपवाद होते हैं। ठीक है, तो CO2 में कितना है? तो 8 है, तो इसलिए अष्टक नियम के अपवाद 8 है, तो इसलिए अष्टक नियम के अपवाद नहीं है। इसके बारे में आपको हम विस्तार से एक वीडियो बनाने के लिए हम सोच रहे हैं, आप सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है,
देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए 5 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा अणु ऑक्टेट नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, ऑक्टेट हुआ उसी को दोस्तों हम अष्टक नियम को ही हम लोग ऑक्टेट नियम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए में दोस्तों HNO3, ऑप्शन बी में H2S, ऑप्शन सी में है PC15 और ऑप्शन डी में है PH3। ठीक है, आप लोग बताइए कौन सा अणु ऑक्टेट नियम का पालन नहीं करता है। 5 नंबर का है आप सभी के सामने। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, तो आप लोग याद कीजिए यहाँ पे जो 5 नंबर का ऑप्शन है PC। ठीक है दोस्तों, PC15 जो है दोस्तों, PC15 जो है ये ऑक्टेट नियम का पालन नहीं करता है। बाकी सभी के सभी ये ऑक्टेट नियम को जो है दोस्तों मानता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। सभी के सभी दोस्तों टॉप लेवल का प्रश्न है, एक भी प्रश्न को आप लोग स्किप मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी जिसको आप लोग में से किसी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए हमारे, ठीक है, जिस पीडीएफ से भी आप सभी को स्टडी करवा रहे हैं, तो इससे ही आपको 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही कम फीस में। तो यहाँ पे देखिए आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उन पर आप लोग मैसेज कीजिए पीडीएफ वाले सभी स्टूडेंट। ठीक है, देखिए अणु जो अष्टक नियम का पालन करता है, ठीक है, कह रहा है कि वो कौन सा अणु है इसमें जो अष्टक नियम का पालन करता है। ठीक है, देखिए Ci, ठीक है दोस्तों, ClO2। ठीक है, ऑप्शन बी में है दोस्तों NO और ऑप्शन सी में दोस्तों NO2, ऑप्शन डी में दोस्तों N2O3। ठीक है, N2O3। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों N2O3 जो है वो अष्टक नियम का पालन करता है। इसके लिए आपका केमिस्ट्री मजबूत होना चाहिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको निकालने के लिए आना चाहिए, तभी आप इनको समझ पाएंगे। इलेक्ट्रॉन विन्यास जिसको आते हैं निकालने के लिए, वो तो इसको जो है देखते ही बना लेगा और उसका बहुत ही ज्यादा अच्छा मार्क आएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा आप लोग, वैसे इसको आप लोग याद रख लीजिए, बहुत ही ज्यादा आपको जो है हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न 7वां नंबर का, कौन सा अणु अष्टक नियम का अपवाद नहीं है। ठीक है, कौन सा अष्टक नियम का अपवाद नहीं, अर्थात जो अष्टक नियम का पालन करता है। आपको बताए थे कि दोस्तों CO2 जो है दोस्तों अष्टक नियम का पालन करता है, CO2 अष्टक नियम का अपवाद नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी के सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर आया हूं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ युग्म बहु अनुपात के नियम को प्रदर्शित करता है। युग्म बहु अनुपात के नियम को कौन सा जो है पदार्थ जो प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, CO और CO2। ठीक है, CO और CO2, ऑप्शन नंबर ए, बी में हो गया NaCl NaBr। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों सी में हो गया H2O। ठीक है, और DO, और डी में हो गया MgO। ठीक है दोस्तों, और MgOH होल 2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों CO और CO2। ठीक है दोस्तों, CO और CO2 जो दोस्तों युग्म बहु अनुपात को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बिहार डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट आप लोग की तैयारी बहुत ही कमजोर है। आप लोग एक अच्छी गाइड की तलाश में है जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी सफलता दिला सके, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट स्टडी गाइड लेकर के आ गए हैं दोस्तों, चक्षु का। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग अपने डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम में बेहतरीन सफलता चाहते हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन के एक गाइड जरूर खरीद लीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग ये गाइड खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस गाइड का लिंक दिया हुआ है जो कि आप लोग जो है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी प्रश्न इसमें आपको दर्शाए गए हैं जो कि आपको सफलता दिलाने में 110% आपका हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वेट मत कीजिए, अभी ही जाके ये बुक खरीद लीजिए। बहुत ही बेस्ट स्टडी गाइड है, यहाँ तक कि इस गाइड का उपयोग हम भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जाके आप लोग जो है इस गाइड को जल्दी जल्दी खरीद लीजिए। धन्यवाद। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन एंजियोस्पर्म में अपवाद के बिना है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एंजियोस्पर्म में अपवाद के बिना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, माध्यमिक विकास। ठीक है दोस्तों, माध्यमिक विकास, डबल निषेचन,
जहाजों की उपस्थिति और स्वपोषी पोषण। ठीक है, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 100% टॉप लेवल का प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आप लोग इसको एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी है, ठीक है, यानी इसको हम लोग सी मानेंगे, लेकिन सी होता है यहाँ पे उल्टा पुल्टा है ऑप्शन से। ठीक है, ये डबल निषेचन जो है ये एंजियोस्पर्म के बिना, अपवाद के बिना है। ठीक है, ये अपवाद नहीं है। ठीक है, चलिए आप लोग इसको जरूर याद रख लीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको, सिर्फ ऐसे प्रश्न ही आपको पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न आप सभी के लिए और टॉप लेवल का प्रश्न है। ठीक है, देखिए टॉप लेवल का एक और प्रश्न है 10 में प्रश्न आप सभी के लिए है, युग्मों के संलयन के बिना भ्रूण का निर्माण होता है तो कहा जाता है। ठीक है, युग्मों के संलयन के बिना भ्रूण का निर्माण होता है तब उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है दोस्तों एस्पोस्पोडी। ठीक है, एपोस्पोडी। ठीक है, ऑप्शन ए में है। बी में है अपोगेमी। ठीक है दोस्तों, और सी में है आइसोगेमी। ठीक है, और डी में है सिनगेमी। ठीक है, डी में है सिनगेमी। जब युग्म के संलयन के बिना भ्रूण का निर्माण होता है तब उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, इसको जो ओपोगेमी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको ओपोगेमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उसको हम लोग ओपोगेमी कहते हैं, यानी बी हो जाएगा करेक्ट इसका। ठीक है, ओपोगेमी। जब युग्म संलयन के बिना भ्रूण का निर्माण होता है तो उसको हम लोग ओपोगेमी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, जो एंजियोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन दूसरे शुक्राणु का संलयन है, एंजियोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन दूसरे शुक्राणु का संलयन है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड सेल। ठीक है, और सिनर्जिड सेल। और बी में है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 2 एंटीपोडल कोशिकाएं, और देखिए यहाँ पे सी में है 2 सिनर्जिड। ठीक है दोस्तों, सिनर्जिड कोशिकाएं। और ऑप्शन नंबर डी में है 2 ध्रुवीय नाभिक। ठीक है, ऑप्शन डी में है 2 ध्रुवीय नाभिक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2 ध्रुवीय नाभिक, ऑप्शन नंबर डी। जब एंजियोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन एक दूसरे के शुक्राणु का संलयन होता है तब उसको हम लोग 2 ध्रुवीय नाभिक बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, निषेचन के बाद, ठीक है दोस्तों, निषेचन के बाद बाहरी पूर्णांक बनता है। निषेचन के बाद बाहरी पूर्णांक बनता है। ऑप्शन ए में टेस्टा, बी में है टैगमेन, सी में है पेरिस्पर्म। ठीक है दोस्तों, और डी में है पेरिकार्प। ठीक है, आप लोग बताइए निषेचन के बाद बाहरी पूर्णांक कहां बनता है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग याद रखिएगा टेस्टा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा जब भी आपको पूछेगा निषेचन के बाद बाहरी पूर्णांक कहां बनता है तो आप लोग कहते हैं टेस्टा में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जब पराग 2 कोशिका वाले चरण में बाह्य जाता है तो दोगुना निषेचन नहीं होता है। ठीक है, तो दोगुना निषेचन नहीं होता है। बी में है कायिक कोशिका जनन कोशिका से बड़ी होती है। ठीक है, कायिक कोशिका जो दोस्तों जनन कोशिका से बड़ी होती है। कुछ पौधे में परागन महीनों तक व्यवहार रहते हैं। और देखिए डी में है एंटीन सेल्यूज। ठीक है, एंटी सेल्यूलोज और पैक्टिन से बना होता है। ठीक है, एंटीन सेल्यूलोज और पैक्टिन से बना होता है। बताइए कौन सा कथन आप सभी के लिए यहाँ पे आपके नजर में गलत है। तो देखिए दोस्तों, जब पराग 2 कोशिका वाले चरण में बाह्य जाता है तो दोगुना निषेचन नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग 13 नंबर के प्रश्न को और बढ़ते हैं। 13 नंबर के प्रश्न भी छोड़िए, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर के प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है यहाँ पे बीज में, ठीक है दोस्तों, देखिए बीज में भ्रूण विकसित किसके भ्रूण पोष का सेवन किया जाता है। ठीक है, बीज में भ्रूण विकसित करके भ्रूण पोष का सेवन किया जाता है। ठीक है, बीज में भ्रूण विकसित करके भ्रूण पोष का सेवन किया जाता है। मटर, मक्का, नारियल और केस्टर। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मटर। ठीक है, चलिए 15 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं, प्रश्न बहुत बड़ा है आपको देखने के लिए। एक बीजपत्री में भ्रूणपोष अलग हो जाता है भ्रूण से एक अलग परत द्वारा, जिसे के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिसे इसके रूप में जाना जाता है। या फिर मक्का के भ्रूणपोष की सबसे बाहरी प्रोटीन युक्त परत अनाज कहा जाता है, वो क्या है। ठीक है, बताइए क्या है। ऑप्शन ए में दोस्तों टेस्टा, बी में टैगमेन, सी में है दोस्तों
कोलोप्लाटाइल, ठीक है, और उसी में है एलेरोन परत, और डी में दोस्तों स्कूटेलम। बताइए इसका राइट आंसर 15 नंबर का क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों टेस्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को जितने भी 15 के प्रश्न बताए हैं वो सभी आपके डीएलएड सीबीटी के लिए बहुत ही खास है। एक एक प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा, 100% आपको सीबीटी में हेल्प करेगा। और टोटल के टोटल प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। प्रश्न आपको बहुत ही ज्यादा कठिन लग रहे होंगे, लेकिन प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जितना आपको कठिन लग रहे होंगे उतना इंपॉर्टेंट भी है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा सभी के सभी प्रश्न को याद कर लीजिए। और बिहार जल की पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।